हेलो एवरीवन। सो एसजी फिनसर्व पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस करेंगे कंपनी का। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लाइक अगर आप देखोगे ये 2-3 साल पुरानी कंपनी है, बट जो इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं, जो ईल्ड है इस कंपनी का, वो बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी जो मार्केट में 10 साल 20-20 साल पुरानी है उनसे भी काफ़ी कम है। बट उस पर आरओए जो है ये कंपनी वो 4 से 4.5% का अर्न करती है। सो क्या बिजनेस मॉडल है उसको समझेंगे। प्लस अगर आप इनका लास्ट 2-3 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जीरो एनपीए पे कंपनी ऑपरेट करती है। सो अगेन कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या ओवरऑल आउटलुक है इस बिजनेस का, इस सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ, क्या स्टार्टिंग जर्नी थी कंपनी की। एसजी फिनसर्व का जो पहले नाम था इस कंपनी का मुंगिप्पा सिक्योरिटीज करके कुछ नाम था। बट 2022 के अराउंड एपीएल अपोलो जो ग्रुप है, जिसका जो स्टील ट्यूब वाली कंपनी है, पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है, उस ग्रुप ने बेसिकली उस कंपनी को एक्वायर कर लिया एंड इस कंपनी का नाम एसजी फिनसर्व हुआ। एपीएल अपोलो की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बेसिकली इस कंपनी को एक्वायर किया। अब पॉइंट ये आता है कि वो जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है, जो पाइप वगैरह बनाने वाली कंपनी है, उनको ये एनबीएफसी वाले बिजनेस में एंटर करने का क्यों नीड हुआ एंड क्यों उन्होंने ये एक्विजिशन, ये ट्रांजिशन किया। सो कोविड के ड्यूरेशन में ना जो एपीएल अपोलो ग्रुप है, जो पाइप्स वगैरह का जिनका बिजनेस है, उनके जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वेंडर्स थे, उनके लिए ना उन्होंने एक 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 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया था। बिकॉज कोविड ऑफ कोर्स काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी उस टाइम पे कि आगे चल के क्या सिचुएशन होगी, डिमांड इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो एपीएल अपोलो ने ये फिक्स किया था कि वो उन्हीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सामान देंगे जो मतलब एंड कंज्यूमर रिटेलर को आगे पास ऑन करते हैं। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उनको कैश में मतलब पेमेंट करेगा, यानी कि अपफ्रंट जो कैश देगा एपीएल अपोलो को, वो सिर्फ उन्हीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में काम करेंगे। अब वहां पे हुआ ये कि बहुत सारे उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि काफी टाइम से उनके साथ में काम कर रहे थे, और एपीएल अपोलो ग्रुप एक काफी स्टेब्लिश्ड ग्रुप है, उनके दोनों तीनों बिजनेसेस, बट उसके बाद भी बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी जो है ना वो फाइनेंस नहीं कर रहे थे उन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो एक उन्होंने वहां पे गैप देखा कि जो वर्किंग कैपिटल लोन है या जो सप्लाई चेन के लिए जो आपको लोन मिलता है, आप बड़े ग्रुप के साथ में काम कर रहे हो, स्टेब्लिश ग्रुप के साथ में काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपके लिए लेंडिंग जो है वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, कैपिटल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। सो वहीं पे इन्होंने ये एनबीएफसी वाला सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाला बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेसिक अगर आप समझो तो एसजी फिनसर्व जो है वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर से जो वो अपना इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल डिलीवर करता है अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो इनवॉइस जनरेट होता है, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में एसजी फिनसर्व जो है वो फाइनेंस करती है, मतलब लोन देती है, वर्किंग कैपिटल लोन देती है एक तरीके से एसएमई और एमएसएमईज को। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। अब पॉइंट आता है कि एसजी फिनसर्व इसको करता किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपका आता है एसजी फिनसर्व जो एंकर होता है। एंकर मतलब होगा एक बड़ा कॉर्पोरेट, जैसे एपीएल अपोलो एक बड़ा ग्रुप हो गया। इसी के साथ देखोगे टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये जो बड़े ग्रुप है इनको एंकर बोलते हैं। तो एसजी फिनसर्व क्या करता है, एंकर के साथ में यानी कॉर्पोरेट के साथ में एक एमओयू साइन करता है सबसे पहले। एमओयू मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला क्लॉज होता है कि जो एंकर है, जो कॉर्पोरेट है, वो अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का ना लिस्ट शेयर करेगा एसजी फिनसर्व के साथ में। इससे क्या बेनिफिट होता है, अब आप देखोगे जो बाकी लेंडिंग बिजनेसेस हैं, जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको कस्टमर एक्विजिशन के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, डीएसए चैनल क्रिएट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को मतलब कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ता है, सेल्स वगैरह पे लिए काफी ज्यादा एफर्ट जाता है। लेकिन ये जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का, वेंडर का जो लिस्ट आ जाता है एसजी फिनसर्व के पास में, वो उनको एक तरीके से एक्सेस देता है कि कस्टमर एक्विजिशन जो है ना वो काफी इजी हो गया। मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, बिकॉज मेरे पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एक तरीके से पूरा लिस्ट है कि कौन कौन इस ग्रुप के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इतना स्टैब्लिश्ड ग्रुप है ये, तो मैं आराम से उनको कनेक्ट कर सकता हूं। दूसरा क्लॉज ये जो एमओयू में साइन करते हैं वो आपका होता है कि ईआरपी से इंटीग्रेशन होगा। यानी कि वो जो कॉर्पोरेट है, जो एंकर है, वो जो ईआरपी सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं, टैली हो गया या एसएपी हो गया, उसके साथ में एसजी फिनसर्व का जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेट होगा। अब इससे क्या एडवांटेज होता है, सो यहाँ पे ना लाइव एक्सेस एक तरीके से आ जाता है एसजी फिनसर्व के पास में। वो काफी क्लोजली मॉनिटर कर सकता है कि कौन सा डीलर, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कब इन्वेंट्री परचेज कर रहा है इस ग्रुप के से, इस कंपनी से, एंड कितने अमाउंट का कर रहा है, क्या उसका पेमेंट साइकिल है, पास्ट का पेमेंट साइकिल कैसा रहा है। सो ये सारा लाइव जो डेटा है वो उसका लाइव एक्सेस आ जाता है। सो अनलाइक आप पास्ट का बैलेंस शीट देख करके लोन डिसबर्स कर रहे हो, यहाँ पे क्या है कि आप लाइव डेटा देख रहे हो, आपके पास में देख रहे हो कि अभी उसका कैसा डिमांड है, आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, उसके बेसिस पे आप लोन दे रहे हो। देन इसके साथ में एसजी फिनसर्व का जो खुद का रिस्क मॉडल है, जो स्कोरिंग मॉडल है, जहां पे वो काफी सारे चीजें डिजिटली एक्सेस करके जो क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका जीएसटी। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो जीएसटी फाइल करता है उसको वो वेरीफाई
करते हैं कि उसका एक्चुअल सेल्स टर्नओवर कितना है। अब वैसे तो वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नंबर बता सकता है, बट आप उसको वेरीफाई करोगे ना, क्योंकि आपको उसको लोन देना है, रिस्क को मैनेज करना है। तो ये एसजी फिनसर्व क्या करता है वहां पे अपना उसका टर्नओवर जो है वो वेरीफाई करता है। देन उसके बाद आपका आता है आईटीआर। आईटीआर वेरीफाई करता है। आईटीआर से आपको पता चलता है कि वो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर लॉस में है तो एक तरीके का वो रेड फ्लैग है। अगर वो आईटीआर में डिफॉल्ट कर रहा है, अपना टैक्स टाइम पे अपना फाइल नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का रेड फ्लैग है। देन तीसरा जो चीज एसजी फिनसर्व करता है उसका बैंक स्टेटमेंट देखता है। बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि उसका कैश फ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना आया, इनफ्लो कितना आया। बेसिकली आप इससे आइडिया लगाते हो कि उसकी एबिलिटी कितनी है लोन को रीपे करने की। एग्जांपल के लिए अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 1 करोड़ की इन्वेंट्री परचेज करना चाहता है, तो एसजी फिनसर्व उसके कैश फ्लो से ये आइडिया लगाएगा कि पूरे साल में बिजनेस करने के बाद एक्चुअल कितना नेट कैश बचता है उसके बिजनेस के अंदर। सो अगर नेट कैश से 50 लाख का बच रहा है, तो ऑब्वियसली एसजी फिनसर्व जो है वो 1 करोड़ का जो लोन है उसको डिसबर्स नहीं करेगा। तो आप वहां से एबिलिटी चेक करते हो। देन इसके अलावा जो सिबिल स्कोर होता है कि और किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, वहां पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, और जो अदर चीजें होती है वो सारी चीजें चेक करके वहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो एलिजिबिलिटी वो चेक करते कि हमें उसको लोन देना है या नहीं देना है। ये सारी चीजें एसजी फिनसर्व करता है। एंड उसके बाद एक और लेयर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आता है एसजी फिनसर्व का, जहां पे वो लोन जो डिसबर्स करते हैं, जो मोड ऑफ डिसबर्समेंट होता है वो डायरेक्ट एंकर के अकाउंट में होता है। यानी कि वो जो कॉर्पोरेट है, वो जो ग्रुप है, उसके बैंक अकाउंट में वो लोन देते हैं। अब यहां पे अगर आप समझो तो जो पैसे की नीड है, जो लोन का नीड है, वो एक तरीके से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को है। लेकिन एसजी फिनसर्व क्या करता है, वो डायरेक्टली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं देता, बिकॉज वहां पे एक रिस्क आ सकता है आपका कि मिसयूज हो सकता है फंड का। जैसे हम बैंक्स एनबीएफसीज में देखते हैं ना, या फिर आप अभी माइक्रो फाइनेंस में देखोगे कि कस्टमर ने लोन लिया बिजनेस के लिए, कि मतलब बिजनेस के लिए उसको पैसा चाहिए, बट उसने वो पैसा कहीं और पे यूज कर लिया। अब वो अनप्रोडक्टिव जगह पे अगर उसने यूज किया है, तो ऑब्वियसली वो टाइमली आपको रीपे नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट करेगा। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको मैनेज करने के लिए एसजी फिनसर्व क्या करता है कि ये मेक श्योर करने के लिए जो पैसे का यूज है वो बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए, सही पर्पस के लिए जो आपने लोन लिया वहीं पे यूज होना चाहिए। तो वो डायरेक्टली एंकर के यानी कि कॉर्पोरेट के अकाउंट में वो लोन अमाउंट डिस्बर्स करते हैं। देन जो एंकर है, कॉर्पोरेट है, वो इन्वेंट्री जो भी उसका गुड्स है वो डिलीवर करता है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उसको जब भी सेल करेगा 1 महीने में, 2 महीने में, प्लस इंटरेस्ट रेट जो एसजी फिनसर्व चार्ज करता है उसके साथ में वो एसजी फिनसर्व को रीपे करता है। तो ये पूरा इनका मॉडल रहता है। इसके ऊपर से एक और लेयर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करती है एसजी फिनसर्व, जो आता है आपका स्टॉप सप्लाई। अब स्टॉप सप्लाई क्या होता है? बेसिकली एसजी फिनसर्व बोलता है एंकर को, कॉर्पोरेट को, कि कल को चल के हमने इतना सारा कुछ कर लिया, क्रेडिबिलिटी चेक कर लिया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके बाद में डायरेक्टली आपके अकाउंट में हमने वो पैसा डाला ये मेक श्योर करने के लिए कि कैपिटल का सही यूज हो, बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कल को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा टाइम पे रीपे ना करे, वो डिफॉल्ट करे। तो उस केस में ये जो स्टॉप सप्लाई वाला जो क्लॉज है ना, वो एंकर को अप्लाई करना होता है। स्टॉप सप्लाई में क्या होता है कि वो जो एंकर है, जो कॉर्पोरेट है, वो आगे और फर्दर इन्वेंट्री नहीं देगा उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। यानी कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे और बिजनेस करने के लिए इन्वेंट्री मिलेगा ही नहीं उस कॉर्पोरेट से, जब तक वो एसजी फिनसर्व का जो लोन का अमाउंट है ना उसको रीपे नहीं कर देता। और इसको मतलब और अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए एसजी फिनसर्व क्या करता है, वो सिर्फ उन्हीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में काम करते हैं, उन्हीं को लोन देता है जिस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की बिजनेस की डिपेंडेंसी ना बहुत ज्यादा होती है एंकर के ऊपर, उस कॉर्पोरेट के ऊपर। एग्जांपल के लिए अगर वो टाटा स्टील के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन दे रहा है, तो वो उन्हीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन देगा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑलमोस्ट 40-50% बिजनेस जो है अपना वो टाटा स्टील से जनरेट करता है। इससे क्या होगा कि कल को अगर टाटा स्टील उनको आगे और इन्वेंट्री देना बंद कर देगा, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस एक तरीके से बहुत बड़े रिस्क पे आ जाएगा, उसका सर्वाइवल पे एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो कल को जब भी चल के उसकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, पहली प्रायोरिटी उनकी होगी कि मुझे एसजी फिनसर्व का लोन का अमाउंट रीपे करना है। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें एंकर क्यों इस तरीके के क्लॉज को फॉलो करते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मतलब इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह हैं, वो सब इस तरीके के क्लॉज देते हैं, सो दैट उनका रिस्क ना हो इस लोन को देने में। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है एसजी फिनसर्व का। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो सिक्योर लैंडिंग है, काफी हद तक कंपनी रिस्क को मैनेज करके चलती है। एंड मतलब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ऑफकोर्स इनको एड ऑन एडवांटेज मिला था एपीएल अपोलो ग्रुप से। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स में और डिफरेंट क्लाइंट्स को इन्होंने ऑन बोर्ड किया है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब इनका पीपीटी एक बार गो थ्रू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि और क्या क्या कंपनी के मॉडल में है और नंबर्स इन्होंने कैसे डिलीवर करें Q1 के अंदर।
सो जैसे एयूएम अगर आप देखोगे एज ऑफ Q1, सो 2600 करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है। इनवॉइसेस इतने इन्होंने फाइनेंस किए, मतलब कि इतने इनवॉइसेस के अगेंस्ट में इन्होंने लोन डिसबर्स किया है अभी तक। टोटल डिसबर्समेंट अगर हम देखें लास्ट 3 इयर्स में, तो 46,000 करोड़ का लोन कंपनी टोटल डिसबर्स कर चुकी है। इन सेक्टर्स को ये केटर करते हैं मेजरली। इसमें भी अगर आप बिल्डिंग मटेरियल और ऑटोमोबाइल देखोगे ना, तो 80% जो इनका लोन बुक है वो सिर्फ इन दो सेक्टर की तरफ है। 60% बिल्डिंग मटेरियल और 20% ऑटोमोबाइल। एपीएल अपोलो ग्रुप पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। पहले तो अभी अगर आप देखोगे तो 50%, मोर देन 50% है। बट यस, मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको बाय द एंड ऑफ FY27 तक ना 40% करना है। यानी कि बाकी का 60% इनका नॉन अपोलो ग्रुप से इनका एयूएम आएगा और इस पे से डिपेंडेंसी कंपनी कम करेगी। देन नंबर्स वगैरह अगर हम इनके देखें Q1 में कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे, तो सबसे पहले एयूएम आप देखोगे उसमें 86% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% से कंपनी का एयूएम ग्रो हुआ है, मतलब ग्रोथ अच्छी आई है बिजनेस की। इंटरेस्ट इनकम अगर हम इनका देखें तो 51% की ग्रोथ है, बट जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें सिर्फ 37% का ग्रोथ आया है। सो काफी बड़ा गैप दिखता है इसमें, एंड उसका बड़ा रीजन है कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप इनका देखोगे ना, तो वो डबल से भी ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो मैंने मार्केट से पैसा उठाया है उसका जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो एक्सपेंस मेरे लिए डबल से ज्यादा हो गया। लेकिन जिनको मैंने लोन दिया और उनसे जो मेरे को इंटरेस्ट इनकम आया उसका ग्रोथ काफी कम था उसके कंपैरिजन में, 51% और ये 102%, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम मेरा सिर्फ 37% से इंक्रीज हुआ। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी 30% का इंक्रीज है, जिसकी वजह से जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोलते हैं उसमें 33% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी की काफी लो है, मतलब एनपीए वगैरह हुआ नहीं है तो ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत है नहीं, जिसकी वजह से पैट कंपनी का 26% से ग्रो किया है। तो ये गैप दिखता है, एयूएम ग्रोथ 86% बट जो पैट ग्रोथ है वो 26% है। मेजरली क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया है और आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ गया है। अच्छी चीज ये है कि एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का अभी भी काफी लो है, प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है कंपनी को। और पैट ग्रोथ बेसिकली एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हुआ है, ना कि एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से। तो ये ओवरऑल नंबर्स एसजी फिनसर्व के अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे, काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स आप बोल सकते हो। बट हाँ, हमको देखना है कि मैनेजमेंट इस पे आगे का कैसा आउटलुक दे रहा है पूरे FY26 के लिए। सो सबसे पहले अगर आप इनका आरओए देखोगे तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना कि 4 से 4.5% का आरओए इस कंपनी का, तो एज ऑफ Q1 एनुअलाइज्ड आरओए जो है कंपनी का वो 4.7% है। तो काफी हेल्दी आरओए पे कंपनी ऑपरेट करती है। आरओई अभी लो है 9.5% के आसपास, लेकिन इनका टारगेट है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये आरओई को इंप्रूव करेंगे। देन एक बड़ा अपडेट क्या है कि इनका जो एवरेज बुक चर्न है वो पहले 36 डेज था, अब 30 डेज हो गया। एवरेज बुक चर्न क्या होता है? सो एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक डीलर को लोन दे रहा हूं, तो पहले वो जो डीलर मुझे लोन का रीपेमेंट करता था ना वो 36 डेज के बाद करता था, अब वो 30 डेज के बाद कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम अज्यूम करें कि मैं लोन डिसबर्स कर रहा हूं टोटल 100 करोड़ का, और वो 100 करोड़ पहले मेरे पास 36 डेज के बाद आता था, तो उसका मतलब पूरे साल में मैं सेम कैपिटल कितने बार यूज कर पाऊंगा? मैक्सिमम 10 टाइम। यानी कि मेरा टोटल लोन जो डिसबर्समेंट होगा पूरे साल में वो मैक्सिमम 1000 करोड़ तक हो सकता है। यानी सेम कैपिटल को मैं मैक्सिमम 10 टाइम तक यूज कर सकता हूं अगर मुझे पैसा 36 डेज के बाद आ रहा है। अब वो हो गया 30 डेज। तो 30 डेज क्योंकि मेरा एवरेज चर्न डे हो गया है, तो इससे मेरा जो मतलब वो जो साइकिल है कितने टाइम में पैसे को घुमा सकता हूं वो 10 से बढ़ करके हो जाएगा 12। यानी कि जो टोटल एयूएम मेरा पहले मैक्सिमम 1000 करोड़ तक जा सकता था, अब वो 1200 करोड़ तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 20% का बेनिफिट कंपनी को देखने को मिल सकता है इस चर्न के इंप्रूवमेंट से। तो ये एक अच्छा अपडेट है कंपनी की तरफ से। देन इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। सो इन्होंने ये अगर आप देखोगे तो ग्रोथ का गाइडेंस एक शेयर किया था 2 इयर्स के बेसिस। तो FY26 में कंपनी का टारगेट था कि हम 4000 करोड़ का एयूएम करेंगे, और FY26 में इन्होंने 6000 करोड़ का एयूएम का गाइडेंस दिया है। अब अभी कंपनी क्या कह रही है इस कॉन कॉल के अंदर कि जो हमारा गाइडेंस है ना वो ओवरऑल तो इन्होंने मेंटेन रखा है, लेकिन एक उसमें रेंज दे दी है कि उन्होंने लोअर रेंज दे दिया है। कंपनी का कहना है 3500 करोड़ से 4000 करोड़ का एयूएम हम टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। तो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि गाइडेंस को घटाया नहीं है, गाइडेंस मेंटेन किया है, लेकिन ये जो लोअर रेंज इन्होंने दी है ये एक इन्वेस्टर को और मार्केट को इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पहले वाले गाइडेंस को अचीव करने को लेकर के, सो दैट उन्होंने ये लोअर रेंज ऐड करी है। मतलब मार्केट बेसिकली इसको नेगेटिव लेता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। अगर आप गाइडेंस नहीं दे रहे हो तो वो फिर भी अच्छा है,
लेकिन अगर आप गाइडेंस दे रहे हो और उसके बाद में उसको चेंज कर रहे हो या थोड़ा सा आप लोअर रेंज एक उसमें ऐड कर रहे हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि माइट बी आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप वो 4000 करोड़ वाला नंबर को अचीव कर सकते हो FY26 में। सो 3500 करोड़ से 4000 करोड़ का इनका टारगेट है। FY27 वाला गाइडेंस अभी इन्होंने मेंटेन रखा है, 6000 करोड़ के आसपास मेंटेन रखा है। देन ROE पे कंपनी का कहना है कि बाय द एंड ऑफ FY27 15% से 18% का ROE हम टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब अभी 9 9.5% का ROE है। ROE में एक हमको बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा। ROE कंपनी कह रही है 4.5% के आसपास हम मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल AUM आपका जाएगा 6000 करोड़ तक बाय द एंड ऑफ FY27, और उस पर जब आप 4.5% का ROE जनरेट करोगे तो जो टोटल पैट है आपका वो हो जाता है 270 करोड़। FY25 का जो पैट था कंपनी का वो 81 करोड़ था। यानी नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अगर अगर इन्होंने ये गाइडेंस वगैरह अचीव किया अच्छे से, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो मोर देन 3x हो सकता है अगले 2 साल के अंदर। लेकिन हाँ, हमको वो देखना है कि मतलब गाइडेंस वगैरह हर एक क्वार्टर में कंपनी अचीव कर रही है नहीं कर रही है। इस साल की अगर हम बात करें तो कंपनी ने एवरेज AUM का गाइडेंस दिया है 3000 करोड़ का। अब एवरेज AUM क्या होता है, टोटल AUM क्या हुआ, बेसिकली आप एंड ऑफ पीरियड में देख रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल FY26 में अगर इन्होंने 4000 करोड़ का AUM किया तो वो मतलब FY26 का एंड का नंबर हमको दिखाएगा। बट कंपनी जो पैट जनरेट करती है ना, जो प्रॉफिट जनरेट करती है, वो करती है एवरेज AUM के बेसिस पे। यानी पूरे साल में आपका ऑन एन एवरेज AUM कितना था उसके ऊपर आप यील्ड आपका कैलकुलेट होता है, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, आपका प्रॉफिट आता है। तो कंपनी का कहना है एवरेज AUM हमारा पूरे साल में 3000 करोड़ रहेगा FY26 के अंदर, और उस पे जो नेट प्रॉफिट है वो हम 150 से 160 करोड़ के आसपास करेंगे। आई थिंक यहां भी शायद इन्होंने पहले 200 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया था, तो आई मीन श्योर नहीं हूं मैं, बट शायद यहां पे थोड़ा सा इन्होंने गाइडेंस कट किया है। अभी जो इनका गाइडेंस है वो 150 से 160 करोड़ है। स्टिल अगर आप देखो तो 81 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, अगर ये 150-160 करोड़ भी करते हैं तो टेक्निकली वो डबल हो जाता है YOY लेवल पे। सो ये इनका पैट पे गाइडेंस है। एंड इसको अगर हम समझने जाएं कि ये 3000 करोड़ का जो एवरेज AUM है उससे 150-160 करोड़ का पैट कैसे कंपनी एज्यूम कर रही है, तो 3000 करोड़ का इनका एवरेज AUM अगर होता है FY26 में, तो कंपनी का यील्ड अगर आप देखोगे ना, मतलब कितना इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं, वो अराउंड 13% है। तो 3000 करोड़ पे 13% का यील्ड, मतलब आपका जो इंटरेस्ट इनकम है जो भी हमने इनके PNL में देखा, वो एनुअल इंटरेस्ट इनकम आपका बन जाएगा 390 करोड़। सो 390 करोड़ का मेरा हो गया इंटरेस्ट इनकम। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कैसे आएगा, एवरेज AUM पे आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 8% के आसपास है। तो 3000 करोड़ पे अगर मेरा 8% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो जो एनुअल मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बनता है अराउंड 240 करोड़ के आसपास। सो 390 में से 240 करोड़ अगर आप डिडक्ट करोगे तो आपके पास में आता है नंबर 150 करोड़। तो 150 करोड़ मेरा क्या हो गया, नेट इंटरेस्ट इनकम। अब मैं इसमें से एम्प्लॉय एक्सपेंस डिडक्ट करूंगा, थोड़े जो मेरे और सॉफ्टवेयर के कॉस्ट है उसको डिडक्ट करूंगा, बट उसके अगेंस्ट में अगेन मेरा जो अदर इनकम है वो भी ऐड होगा। जो मेरे म्यूचुअल फंड से मुझे रिटर्न आता है, बैंक FD में मुझे रिटर्न आता है, मैं प्रोसेसिंग फी थोड़ा बहुत चार्ज करता हूं, तो वो सारा नेट ऑफ करके अगर आप देखोगे तो जो पैट है कंपनी का वो सेम 150-160 करोड़ के बीच में बनेगा। बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट टेक्निकली इस कंपनी का है नहीं, बिल्कुल नील NPA है। तो जो थोड़ा बहुत इन्होंने प्रोविजनिंग किया है 1-1.5-2 करोड़ के आसपास, उससे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 150 से 160 करोड़ का बनता है FY26 के बेसिस पे। तो ये इनका पैट का गाइडेंस है। एंड एक्चुअली अगर आप इनको देखोगे तो पहला क्वेश्चन भी कॉन कॉल में यही पूछा गया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें ना, तो आपका पैट ग्रोथ सिर्फ 3% है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ 20% है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है? मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में एक हमको वन ऑफ कॉस्ट देखना पड़ा था। ESOP कॉस्ट हमारा 2.7 करोड़ के आसपास आया। ESOP कॉस्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पैट का ग्रोथ कम हुआ। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हम उसको मैनेज कर लेंगे। एंड फुल ईयर का गाइडेंस वही 150 से 160 करोड़ का है। एसेट क्वालिटी का ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो मैनेजमेंट बोल रही है कि चाहे साउथ रीजन हो या नॉर्थ रीजन हो, पैन इंडिया लेवल में कंपनी की प्रेजेंस है वैसे। सो हर जगह इनका कहना है एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। जो 0 से 60 का जो बकेट होता है ना, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मिनिमम 1 या 2 EMIs मिस करी है, वो नंबर बिल्कुल स्टेबल है लास्ट क्वार्टर की तरह। सो अनलाइक जो हमने बाकी लैंडर्स को देखा, NBFCs बैंक्स को जो MSME को लोन देते हैं, उनका NPA Q1 में बढ़ा था। SG फिनसर्व के लिए ऐसा नहीं हुआ है। इनका जो एसेट क्वालिटी का ट्रेंड है वो बिल्कुल स्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप 60 से 90 का बकेट देखोगे ना, यानी वो कस्टमर जो 2 EMI मिस कर चुका है और अब बिल्कुल NPA की कैटेगरी में जाने वाला है, वो वाला बकेट 0 है कंपनी का। यानी ऐसा कोई भी कस्टमर अभी उस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहा है। तो अगेन इनका ये नंबर दिखाता है कि एसेट क्वालिटी में एज सच कोई इतना सीरियस कंसर्न नहीं है।
देन Q1 का बिकॉज पूरे साल का आपका ग्रोथ का गाइडेंस है 4,000 करोड़ का, सो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप इनका AUM देखोगे ना Q1 में, तो सीक्वेंशियली वैसा ग्रोथ नहीं दिखता है। मैनेजमेंट का कहना है कि पूरे साल के गाइडेंस को लेकर के हम स्टिल कॉन्फिडेंट है 3,500 से 4,000 करोड़। Q1 में थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो आया है अराउंड 150 से 175 करोड़ का आया है, एंड वो मेजरली आया है जो हमारे कुछ एंकर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके, उनको कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने थे, बट उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। वो आपका Q1 की जगह जुलाई अगस्त में चला गया, यानी Q2 में चला गया। अब वो मे बी अर्ली मानसून की वजह से हो सकता है या कुछ भी और इश्यूज की वजह से हो सकता है। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि AUM लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में वो पोस्टपोन हो गया है। तो इसीलिए अभी भी ये कॉन्फिडेंट है कि 4,000 करोड़ का कंपनी AUM अचीव कर लेगी। देन पैट वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। इनका ओपेक्स टू AUM अगर आप देखोगे ना तो काफी कम है, सिर्फ 70 से 75 बेसिस पॉइंट का ओपेक्स टू AUM है कंपनी का। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब हमारा 6,000 करोड़ का AUM होगा FY27 में, जो हमारा गाइडेंस है, तो हमारा ओपेक्स टू AUM और कम हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। तो यही बड़ा रीजन है कि कंपनी का AUM ग्रोथ तो 2 साल में लगभग 2.5 गुना होगा, लेकिन जो पैट ग्रोथ है वो हमने अभी देखा कि 3x से भी ज्यादा हो जाएगा अगर अपने गाइडेंस को ही अचीव करते हैं। देन इनका यील्ड वगैरह स्टेबल है। हाँ, ESOP कॉस्ट पे कंपनी का कहना है कि इस साल हमारा ESOP कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, 9 से 10 करोड़ के बीच में पूरे साल में ESOP कॉस्ट आएगा। बट ये आई मीन स्ट्रक्चरल नहीं है, एक तरीके से अकाउंटिंग में कंपनी को अपफ्रंट ये बुक करना पड़ रहा है। इसका एडवांटेज अगले साल मिलेगा। अगले साल जो इनका ESOP कॉस्ट है ना वो लेस देन 1 करोड़ होगा, तो मतलब इस साल थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन अगले साल वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन कहां से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अभी भी ये 4,000 करोड़ का AUM अचीव कर लेंगे FY26 के अंदर? तो एक तो वो इन्होंने बताया कि वो जो 150 से 175 करोड़ का जो AUM था वो हमारा पोस्टपोन हुआ है, तो उस पर अपडेट अच्छा चल रहा है, इसलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। दूसरा, मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमारे 2 की सेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 80% लोन बुक उन्हीं दोनों सेक्टर से आता है, एक तो बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा ऑटोमोबाइल। दोनों में काफी अच्छा डिमांड ट्रेंड चल रहा है, तो उससे भी हमको कॉन्फिडेंस है कि हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। तीसरा, इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुआ है। पहले 36 डेज था तो आप 10 टाइम तक उसको यूज कर सकते थे, अब 30 डेज हो गया तो आप 12 टाइम सेम कैपिटल पे लोन दे सकते हो पूरे साल में, तो ये भी एक तरीके से इनकी ग्रोथ को बूस्ट करेगा। एंड फोर्थ है आपका जो MOU इन्होंने साइन किया है ना, मतलब टोटल एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया अपने सारे क्लाइंट्स के साथ में, उसका अमाउंट है 6,400 करोड़, और कंपनी का टोटल AUM एज ऑफ Q1 अराउंड 26-2700 करोड़ है, यानी अभी भी लेस देन 50% यूटिलाइजेशन है। टोटल आपके पास लोन देने की कैपेसिटी कितनी है? 6,400 करोड़ की, जो आपने एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है, लेकिन जो टोटल अभी तक आपने दिया है वो 26-2700 करोड़ है। तो ये भी एक तरीके से स्कोप दिखाता है कि आगे ठीक ठाक हेडरूम है कंपनी के पास में। एंड लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंटली, कि जब हम बैंक्स NBFCs को देखते हैं ना, तो उनको DSA चैनल वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, जो अगेन एक तरीके का आपकी डिपेंडेंस बना देता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता कई बार आपका ग्रोथ के ऊपर। इनके मॉडल में क्योंकि एक ही अगर आप क्लाइंट का देखोगे तो कितने सारे उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सो कंपनी बहुत आराम से उस ग्रोथ को मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 4,000 करोड़ का गाइडेंस ये फुल ईयर बेसिस पे अचीव कर लेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट जैसे हमने इनके P&L में देखा था, तो वो क्यों बढ़ा? मैनेजमेंट बोल रहा है कि वन टाइम एक प्रोसेसिंग फी हमारा इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 3-4 करोड़ के आसपास, तो वो भी एक बड़ा रीजन है क्यों हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव ही हुआ है, तो मतलब ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी की इंक्रीज हो रही है, वो स्टेबल है। देन कंपटीशन वाला पार्ट अगर हम देखें तो उनका कहना है कि 2 कैटेगरी के कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे मेनली। पहले तो आपके बड़े NBFCs आ जाते हैं, जैसे टाटा कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया। अब कंपनी कह रही है कि उनसे हम बहुत बार ना मतलब मार्केट शेयर गेन कर लेते हैं, उनके कंपैरिजन में हम कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। उसका रीजन है प्राइसिंग। जो टाटा कैपिटल या इस तरीके की जो बड़ी NBFCs हैं, इनका टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो उनका ओपेक्स भी ज्यादा होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। हमारा उसके कंपैरिजन में ये सारी चीजें कम होती है, तो हम कम रेट चार्ज करते हैं ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो कम मतलब प्राइसिंग के फ्रंट पे हम इनसे कस्टमर गेन कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी के हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो टेक फोकस्ड NBFCs होते हैं, एक तरीके के फिनटेक भी आप बोल सकते हो। तो कंपनी कह रही है उनका टेक वाला पार्ट तो स्ट्रांग होता है, बट उनका जो फोकस है वो थोड़े से रिस्की सेगमेंट में है, मतलब उनका जो यील्ड है वो 16 से 18% तक रहता है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है कि अगर मैं इतना ज्यादा 16-18% किसी को इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हूँ काइंड ऑफ सिक्योर्ड बिजनेस के अंदर, तो उसका मतलब जो कस्टमर की
क्रेडिबिलिटी है, क्वालिटी है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी अर्निंग्स काफ़ी वॉलेटाइल है, उसकी कैश फ्लो की प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो वही मैनेजमेंट का कहना है कि वो रिस्की सेगमेंट में प्ले करते हैं। हमने अपना एक नीश क्रिएट किया हुआ है कि हम सेफर सेगमेंट में प्ले करेंगे, तो 12 से 13% का हमारा यील्ड रहता है। देन इनके मतलब एक जो एंकर है, एक जो कॉर्पोरेट है, उसके बहुत सारे फाइनेंशियर्स होते हैं, लेकिन हर एक फाइनेंशियर के साथ में ना उनका ईआरपी इंटीग्रेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज इनका कहना है कि बहुत सारे बैंक्स, एनबीएफसीज का वो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ना, वो इतना स्मूथ नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट एंकर जो हैं वो कुछ सिलेक्टिव फिनटेक या एनबीएफसीज के साथ में ही इंटीग्रेशन करते हैं अपनी ईआरपी का। इसका मतलब क्या हुआ? एचडी फिनसर्व ये कह रही है कि हमारा जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, हमारा जो टेक पार्ट है, वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब उसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इससे हमको एडवांटेज ये मिलता है कि हमारे पास में पूरा डेटा आ जाता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का, कि वो कब इन्वेंट्री ले रहा है, कितना उसके पास आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, पेमेंट साइकिल कैसा है, ये सब हम लाइव एक्सेस कर सकते हैं, जो अगेन हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज कर रहा है और पास्ट का उसने अभी तक रीपे किया नहीं है, तो एक तरीके से वो हमको अलर्ट दे देता है कि हमको उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है, थोड़ा सा उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। देन एक और चीज अगर हम इसमें देखें, इन्होंने एवरेज एयूएम का भी ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो FY25 में इनका जो एवरेज एयूएम था ना, वो अराउंड 1300 करोड़ था। इस साल कंपनी कह रही है वो 3000 करोड़ तक जाएगा, एंड FY27 में कंपनी उसको 4800 से 5000 करोड़ तक लेके जाना चाह रही है। मतलब 3 इयर्स में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ 2-3 इयर्स के अंदर। एंड अगर हम FY26 से FY27 में भी कंपेयर करें तो भी 60 से 65% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने एवरेज एयूएम के अंदर। बाकी ओवरऑल यही है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स इनका की फोकस है, जैसे हमने डिस्कस किया। एपीएल अपोलो पे अभी डिपेंडेंसी ज्यादा है। FY27 तक ये टारगेट कर रहे हैं कि उसको और डाइवर्सिफाई किया जाए, अलग अलग सेक्टर्स की तरफ भी जाया जाए, जैसे आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनी एंटर कर रही है। तो ये सारा टारगेट है कंपनी का। नाउ वैल्यूएशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे या अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस टू बुक एचडी फिनसर्व का जो है वो अराउंड 2 के आसपास है। अब अगर तो ये एक ऐसा लेंडिंग मॉडल होता जो प्रूवन है, मतलब जैसे एसबीएफसी फाइनेंस हो गया, 5 स्टार फाइनेंस हो गया, या कैप्री ग्लोबल हो गया, जो ट्रेडिशनल लेंडर्स हैं, अगर उस तरीके का मॉडल होता और ऐसी ग्रोथ होती 40-50-60% के आसपास लोन बुक के अंदर, तब तो आई मीन किसी भी मार्केट में, चाहे बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि वैसे एनबीएफसीज का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू बुक है, वो 3 से 3.5 के बीच में ही रहेगा। आई मीन मिनिमम उतना तो रहेगा। इनका 2 क्यों है प्राइस टू बुक? तो एक तो रीजन उसका ये भी है कि मैनेजमेंट की गाइडेंस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। आई मीन लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो एयूएम का टारगेट इनका कुछ था, लेकिन उसको ये अचीव नहीं कर पाए। इस बार भी अगर हम देखें तो स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ इस क्वार्टर का। पैट के फ्रंट पे अगर हम देखें तो गाइडेंस इनका मिस हुआ है, और आने वाले क्वार्टर्स में इनको काफी फास्ट पेस पे ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज Q2, Q3, Q4 इन तीनों क्वार्टर्स में आपको ऑलमोस्ट 120-125 करोड़ का पैट और ऐड करना है, अगर आपको पूरे FY26 का जो आपने गाइडेंस दिया है पैट का 150-160 करोड़, उसको अचीव करना है। अब लास्ट ईयर Q2, Q3, Q4 में कंपनी का पैट था लगभग 62-63 करोड़। तो YOY लेवल पे अगले 3 क्वार्टर्स में आपको 100% का ग्रोथ दिखाना होगा पैट के अंदर। तो गाइडेंस में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो वो भी एक रीजन है। प्लस दूसरा जो हमने डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी हाई है, क्योंकि एक प्रूवन मॉडल नहीं है ना। लास्ट 3 साल से कंपनी इस बिजनेस में कर रही है, अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं आया। बट स्टिल जिस तरीके की अभी मार्केट है, बियर मार्केट है, मार्केट में इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, तो मार्केट वेट करेगा कि जो ये बोल रहे हैं, जो इन्होंने टारगेट सेट किया है, एटलीस्ट कुछ क्वार्टर्स में उसमें कंसिस्टेंसी दिखे इनकी अचीवमेंट में, इनके एग्जीक्यूशन में। सो वो चीज हमको देखना है। हालांकि अगर आप इनका आरओई का ट्रेंड देखो, आरओए का ट्रेंड देखो, ये सारी चीजें अच्छी हैं, एसेट क्वालिटी अभी तक ठीक है, लेकिन हाँ आई मीन एनपीए एक टाइम के बाद जैसे जैसे बुक मैच्योर होती है तब आप असेस कर पाते हो कि एक्चुअल एसेट क्वालिटी किस तरीके की है कंपनी की। अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखना पड़ेगा उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि हाई रिस्क तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मीडियम टू हाई रिस्क और हाई ग्रोथ वाला प्लेयर है एचडी फिनसर्व। अभी तक की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट हाँ देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स कैसे जाते हैं कंपनी के लिए। इनका बिजनेस अपडेट आया था Q2 का, कल ही आया आई थिंक बिजनेस अपडेट, और वहां पे इन्होंने टोटल एयूएम जो है वो अराउंड 2880 करोड़ के आसपास रिपोर्ट करा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर से 9 से 10% की ग्रोथ आई है। अब इससे एक चीज और हो गया
कि अगर इनको पूरा 4000 करोड़ का AUM अचीव करना है तो Q3 Q4 यानी कि H2 जो है कंपनी का, उसमें इनको लगभग 40% का ग्रोथ दिखाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू H1। तो वो भी एक बड़ा टारगेट है जो कंपनी को सेकंड हाफ में करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग होगा कंपनी का पैट का नंबर, क्योंकि 24 करोड़ का पैट है, 24-25 करोड़ का पैट था कंपनी का Q1 में। अब Q2 में क्या पैट कंपनी रिपोर्ट करती है, उससे हमको आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअली में ये 150-160 करोड़ कर पाएंगे FY26 के अंदर, या वो गाइडेंस अब भी आपका मिस हो जाएगा। प्रोग्रेस करती है। बाकी इसका ट्रैकिंग करते हुए रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।